नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा पूछे गए कंप्यूटर के सभी प्रश्न अच्छे से कवर करेंगे। जो भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए हैं उनको अच्छे से एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आने वाले वीडियो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि वीडियो एग्ज़ाम में लगभग 4 से 5 प्रश्न कंप्यूटर के पूछे जाने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं उनको आप अच्छे से देखिए, उसी आधार पर आप आगे पढ़िए। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं बताता चलूँगा और इसमें आपको अच्छे से कवर करना है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? तो ये 2022 में आया हुआ है, हाल ही का है। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी, रिमोट। रिमोट जो है ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। तो देख लेते हैं कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार हैं। तो मुख्यतः दो ही प्रकार हैं, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर भौतिक परिणामों के निरंतर साधन संसाधन के लिए बनाए जाते हैं। इन कंप्यूटरों के प्रयोग का उदाहरण विद्युत ग्रहों में देखा जाता है, जहाँ तापमान, वोल्टेज और करंट रीडिंग पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? ऐसे कंप्यूटर 0 और 1 की डिजिटल तकनीक का प्रयोग करते हैं। अन्य तकनीकों की तुलना में यह तकनीक तीव्र गति से शुद्ध परिणाम है। एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग तथा डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर कार्य करते हैं उनको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। याद रखिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? ये 2019 लोअर में ही आया हुआ है। तो चार्ल्स बेबेज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा जल्दी कवर करता हूँ ताकि आपका भी समय खराब ना हो। कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बेबेज। देखिए, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, किसी आधुनिक कंप्यूटर के जनक कहते हैं? आधुनिक कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। कई तरीकों से एक ही क्वेश्चन को कई तरीकों से पूछा जा रहा है, वो भी कंटिन्यू, लगातार पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं, पारंपरिक कंप्यूटर में सीआरटी मॉनिटर होते हैं। सीआरटी का अर्थ क्या है? सीआरटी का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब। ऑप्शन ए, कैथोड रे ट्यूब। ये फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखनी है। सीआरटी का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब है। सीआरटी एक वैक्यूम ट्यूब है जिसमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन गन होती है। इसमें से बीम और फास्फोरसेट स्क्रीन पर इमेज को प्रदर्शित करने के लिए हेर फेर किया जाता है। टेलीविज़न सेट पर सीआरटी को आमतौर पर पिक्चर ट्यूब कहते हैं। टीवी पर जो भी होती है पिक्चर ट्यूब, आप लोगों ने टीवी में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी तो बताया होगा, पिक्चर ट्यूब खराब हो गई, तो यही सीआरटी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में डैश का प्रयोग किया जाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए, वैक्यूम ट्यूब। याद रखिएगा कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित है? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर पर आधारित है। ऑप्शन बी। देखिए, पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है, दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर पर आधारित है। ठीक है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर माउस जो यूज़ करते हैं उसका आविष्कार डगलस एंगलबर्ट। ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित किया गया, इंस्टॉल किया गया? तो पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? तो बी, ऑप्शन बी, इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। याद रखिएगा, इंडियन स्टेटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में पहला कंप्यूटर लगाया गया था 1952 में। ठीक है, आगे देखते हैं। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर। देखिए, डिजिटली सब कुछ होता है कैलकुलेटर में, जितने भी नंबर्स आते हैं वो डिजिटली आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के आधार पर पद्धति पर कैलकुलेटर यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है? तो 2018 में ये 19 से पूछा गया था, करंट के दृष्टि से पूछा गया था, लेकिन याद रखिएगा प्रत्यूष। ऑप्शन डी, ये सब पूछा नहीं जाएगा आपसे। ये देखते हैं, 3G, 4G, 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का अर्थ क्या है?
तो जी का अर्थ जैसे आप लोग यूज करते हो 4G मोबाइल है, 5G मोबाइल है, तो जी का मतलब क्या होता है, तो जनरेशन, ऑप्शन डी। ठीक है, जी का मतलब जनरेशन होता है। 2019 में पूछा गया है लोअर में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबद्ध है, तो हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, 1943 में जे डब्ल्यू मॉचली और जे प्रेपर्स इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया। तो ये देखिए वीडियो में ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस कंप्यूटर को ENIAC, ENIAC, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसको कहा गया था। इसको फुल फॉर्म लिखा हुआ, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी या सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी, तो ऑप्शन सी, 1956 से 1963 में दूसरी पीढ़ी देखी गई थी। यह दूसरी पीढ़ी का यूज़ स्टार्ट हुआ था। आगे देखते हैं, किस वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ। देखिए दूसरी पीढ़ी यहाँ पर है 1956 से 63, तीसरी पीढ़ी पूछा जा रहा है, तो तीसरी पीढ़ी 1965 से 1971, 1965 से 1971, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IIM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान डैश में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया, तो ऑप्शन डी, पुणे में। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था प्रत्यूष बनाया गया 2018 में, लेकिन स्थापित कहाँ किया गया, पुणे में। थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन रिपीटेड है। आगे देखते हैं, वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर दुगनी हो जाएगी। कौन सा नियम है, तो ऑप्शन बी, मूर का नियम, याद रखिएगा। मूर का नियम बताता है कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष में दुगनी हो जाएगी, मूर का नियम, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, मतलब कौन सा कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, इसका प्रयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन बी, डिजिटल। डिजिटल कंप्यूटर सबसे आम कंप्यूटर है जो घरों में भी होता है, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था, तो परम 8000, परम 8000 इसका नाम था, याद रखिएगा। परम 8000 1991 में बनाया गया था। आगे देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी, OMR। आप लोगों ने देखा होगा OMR शीट, जिस जो एग्ज़ाम में काफ़ी यूज होता ही है, पढ़ा होगा या देखा ही होगा आपने वीडियो में। जो हम लोगों को सीट मिलेगी एग्ज़ाम के लिए, तो OMR सीट होगी, तो ऑप्शन बी, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, निम्नांकित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण में से एक कागज के टुकड़े के सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन डी, प्लॉटर। प्लॉटर इज द राइट आंसर है इसका, इसको आप पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी, इंकजेट प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। ये एक प्रकार का प्रिंटर जो कागज के साथ एक इंक रिबन के सीधे संपर्क में काम करता है। ठीक है, आगे देख लेंगे, निम्न में से कौन सा उपकार या परिचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है। माइक्रोफोन ऑप्शन ए, माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। ये आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, फिजिक्स में, माइक्रोफोन किसको किस में कन्वर्ट करता है, ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, दस्तावेज को प्रिंट लेने से पहले प्रमुख कदम है,
प्रिंट लेने से पहले क्या किया जाता है? तो ऑप्शन डी, बी और सी, पेपर सेट करना और डॉक्यूमेंट का प्रिंट करना। पहले पेपर सेटिंग की जाती है, उसके बाद प्रिंट किया जाता है, ठीक है। सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया है, 2022 का ये हाल ही में पूछा गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी सप्लाई इंस्पेक्टर में आया है। तो F2C, मतलब कीबोर्ड की जो प्रमुख स्पेशल कीज हैं उनको भी याद करना है, फंक्शन भी याद करने हैं, ठीक है, वो आ सकते हैं। किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? तो ऑप्शन डी, आउटपुट डिवाइस, याद रखिएगा, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे? प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे? तो फाइल, ऑप्शन ए, फाइल सेलेक्ट करेंगे पहले, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो वन लाइनर है इनको आपको रटना ही पड़ेगा। परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, तो कौन सा कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट नहीं होता? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, मदरबोर्ड, कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट नहीं होता, परिधीय उपकरण नहीं है कुल मिलाकर ये, ठीक है। पढ़ लीजिए, मदरबोर्ड परिधीय उपकरण नहीं है, ये कंप्यूटर का एक प्रमुख अंग है, जबकि अन्य विकल्प परिधीय उपकरण है जो कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े रहते हैं। आगे देखते हैं, निर्देशों का एक संग्रह है, क्या निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाला एक विशिष्ट कार्य है? तो ऑप्शन सी, प्रोग्राम। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता? सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता, तो ऑप्शन बी, निर्देश व्याख्या, ठीक है। आगे देखते हैं, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है, क्या है वो? तो ऑप्शन बी, कैश स्मृति, कैश मेमोरी, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब से यह ऑन होता है और तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में ना ले ले? तो बायोस, BIOS, बायोस जो है वो अपने नियंत्रण में ले लेता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला देखते हैं, कंप्यूटर संसाधन के संदर्भ में ALU का पूरा नाम, पूर्ण स्वरूप क्या है, पूरा नाम क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे देखते हैं, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से करता है, कौन करता है? तो ऑप्शन ए, बायोस, बायोस जो है कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच करता है, हार्डवेयर जिन्हें हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है। आगे देखते हैं, कौन सी कोटि बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? तो फर्मवेयर। देखिए, बायोस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बायोस को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, बायोस। आगे देखते हैं, ALU, ALU देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से क्या बायोस की भूमिका का वर्णन करता है? तो बायोस क्या करता है? तो ऑप्शन बी, ये प्रोग्राम है, एक प्रकार का प्रोग्राम है जो रैम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर माउस इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का क्या है? माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर, OCR। और आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, वीडियो, स्पीकर, प्रिंटर। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है? कितने वर्णमाला की होती है? तो 26, ऑप्शन सी, 26 की होती हैं। लेकिन याद रखिएगा, तथा कीबोर्ड में सामान्यतः अगर पूछे तो 102 की होती हैं। की 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा न्यूमेरिक की, फंक्शनल की और स्पेशल की, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सी ड्राइव प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है? तो ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD कहते हैं इसको, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। आगे देखते हैं, रैम के बारे में सही नहीं है। तो कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है। रैम को मुख्यतः SRAM और DRAM दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। रैम एक रीड या राइट मेमोरी है, या रैम डेटा, प्रोग्राम और प्रोग्राम रिजल्ट को स्टोर करने के लिए CPU का आंतरिक मेमोरी है।
देखिएगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है। हाल में पूछा गया है 2022 में। आगे देखते हैं, कौन सा स्टोरेज माध्यम सबसे तेज और महंगा है? तो कैश, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है कैश, वो सबसे महंगा है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये ग्राफ है, देख लीजिएगा। इंक्रीज इन स्पीड और इंक्रीज इन कैपेसिटी, नीचे से ऊपर जाएंगे तो स्पीड में इंक्रीज होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, आगे देखते हैं, डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन सी, डी रैम। डी रैम को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी या कौन से मुख्य मेमोरी की विशेषता है? तो मुख्य मेमोरी की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब सभी। ये कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज है, बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, एसएसडी का क्या अर्थ है? एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? तो सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन सी फुल फॉर्म पूछा गया है। जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? तो 15 GB। याद रखिएगा 15 GB जो है फ्री मेमोरी, फ्री स्टोरेज प्रदान करता है। ठीक, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? ब्लॉक डिवाइस नहीं है तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी का फुल फॉर्म है, ये ब्लॉक डिवाइस नहीं है। आगे देखते हैं, किसको काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है? लगातार विद्युत आपूर्ति बने रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाता है। तो ऑप्शन बी, एस रैम। एस रैम याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की आम परास क्या है? लगभग स्टोरेज कितनी होती है ये पूछा जा रहा है। तो सी, 4 GB से 16 GB होती है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आलिया के पास 2600 MB डेटा है, दिनेश के पास 4000 MB डेटा है। इन दोनों डेटा का संयुक्त रूप से डैश भंडारण क्षमता वाले USB फ्लैश ड्राइव में डाटा डाला जा सकता है। देखिए 4000 MB डेटा है और 2600 MB डेटा है, तो 10 GB डाला जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती? तो ऑप्शन सी, द्वितीय सेकेंडरी मेमोरी जो है अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है। आगे देखते हैं, 1 मेगाबाइट 1 MB में एक किसके बराबर होती है? तो 1024 KB के बराबर होती है। इसको आपको याद ही कर लेना है। 1 किलोबाइट 1 KB बराबर 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट, 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट। ठीक है, आगे देखते हैं, और 1 बाइट बराबर 8 बिट। ये पहला वाला तो याद ही करना है। आगे देखते हैं, 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? तो सी, 1024। याद रखिएगा 1024। आगे देखते हैं, 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होती है? तो 1024। आपको अगर कुछ भी ना आ रहा हो तो ऑप्शन में 1024 के अलावा अगर कुछ और दे रहा हो तो दिक्कत है, 1024 ही केवल लिखा हो तो उसी को टिक लगा देना है। वीडियो में ही आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होती है? तो 1024। चारों में 1024 एक ही जगह है, वही सही है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो बाइट। बाइट में स्टोरेज क्षमता को मापा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है प्राइमरी प्राथमिक मेमोरी इसको कहते हैं। आगे देखते हैं, ये देखिए स्टोरेज डिवाइस कैसे काम करती है। स्टोरेज डिवाइस होती है, उसमें फिर प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होती है, फिर द्वितीयक या सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राथमिक मेमोरी को भी 3 भागों में बांटा गया है, स्थायी, कैश और अस्थायी। स्थायी को भी, स्थायी के अंदर भी पी रोम, रोम, ईपी रोम, ईईपीपी रोम, सॉरी ईईपी रोम। ठीक है, और स्टोरेज जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इधर सेकेंडरी मेमोरी में जो भी आप बाहर से लगाते हो, जैसे हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम,
डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब। ठीक है, आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है, तो ए रैम, वीडियो में ही पूछा गया है। आगे देखते हैं अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द, तो बी कैश डेटा। आगे देखते हैं कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी है, तो टेराबाइट। ये आपको क्रम से याद रख लेना है, पहले बाइट आएगा, फिर गीगाबाइट, सबसे बड़ा बाइट होता है, फिर गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर किलोबाइट। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ा टेराबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर किलोबाइट, केबी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, तो रोम, रीड ओनली मेमोरी, केवल पढ़ा जा सकता है, तो इसी वजह से ये स्थिर है, मतलब परमानेंट है। आगे देखते हैं कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर क्या है, सीडी रोम, सीडी रोम हार्डवेयर है, बाकी सब सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारण होता है, तो ऑप्शन डी बाइनरी, बाइनरी रूप में डेटा भंडारण होता है। आगे देखते हैं कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है, तो सीडी रोम द्वारा ऑप्टिकल डिस्क दर्शाया जाता है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं निम्न में से कौन मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है, सबसे कम एक्सेस समय है, तो कैश मेमोरी, ऑप्शन ए। ठीक है, देख लीजिएगा, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो सबसे तेज यूनिट सबसे महंगा, सबसे धीमा प्रति यूनिट सबसे सस्ता, नीचे। ठीक है, आगे देखते हैं वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, तो वर्चुअल मेमोरी का आकार डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं बाइनरी संख्या प्रणाली को यह भी कहते हैं, तो बाइनरी संख्या प्रणाली को बेस 2 संख्या प्रणाली कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जो भी हाल ही का क्वेश्चन है उनको आपको रट ही लेना है, समझ में ना आए तो बेस 2 संख्या प्रणाली कहते हैं बाइनरी संख्या प्रणाली को। ठीक है, आगे देखते हैं बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों की सही संख्या है, तो विशिष्ट प्रतीकों की सही संख्या 2 है। याद रखिए कि जीरो और एक से ही बाइनरी नंबर को पहचाना जाता है, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, निम्न में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली उदाहरण है, तो मैंने कहा बाइनरी नंबर को केवल 0 और 1 से ही दर्शाया जाता है, तो ऑप्शन सी में ही ऐसा एक है जो 0 और 1 है, तो ऑप्शन सी। आसानी से थोड़ा सा समझने की देरी है, बाकी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आने वाले। देखिए सेम क्वेश्चन है, कौन सी बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से द्वि आधारित संख्या बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम इतना होगा, तो देख लीजिए बाइनरी वैल्यू ऐसे काउंट की जाती है, डेसिमल वैल्यू ऐसे। ठीक है, तो ऑप्शन बी। आगे देखते हैं सेम क्वेश्चन आ गया है, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है, यह स्वीकार्य है, तो ASCII। याद रखिएगा ASCII, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं बाइनरी संख्या, इसमें दशमलव तुल्य क्या है, तो याद देखिएगा बाइनरी संख्या क्या दशमलव तुल्य निकालने का एक रूल है कि जो भी बाइनरी संख्या दी हो उसको ऐसे लिख लीजिए। देखिएगा बाइनरी संख्या जो भी दी हो उसको आप ऐसे एक बार लिख लीजिए। ठीक है, और दाहिने साइड से शुरू कीजिए, अपने राइट साइड से शुरू करेंगे तो पहले एक आएगा, कुछ भी हो, यहाँ पर 0 हो तो 0, 1 हो तो 1, तो 1 है तो 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, 2 की पावर 0 लिखेंगे। नीचे बढ़ते बढ़ते पावर बढ़ती रहेगी, जैसे सेकंड में 1 है तो 1 लिखा, 2 की पावर 1, थर्ड में 1 है तो 1 लिखा, 2 की पावर 2। हमेशा 2 की पावर लेनी है, 2 की पावर बढ़ती रहेगी जब तक संख्या खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे देखते हैं बाइनरी संख्या एक एक का दशमलव तुल्य क्या होगा, सेम इसी तरह करना है, इसमें दूसरा दिया हुआ है लेकिन आपको इसी तरह करना है। ठीक है, ऑप्शन सी 11। आगे देखते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं से कुछ प्रश्न है, जिससे वह प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है, प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है, कभी कभी प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रतिक्रियाओं या प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। यह स्थिति क्या कहलाती है, तो ऑप्शन सी डेडलॉक कहलाती है। आगे देखते हैं
कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? देखिए प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है तो लोटस जो है ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कंपनी है अमेरिकन, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं, किसी संसाधन द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली सक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्लॉक स्पीड, या देखिएगा क्लॉक स्पीड। आगे देखते हैं, कर्नेल के बारे में निम्नलिखित में से क्या कथन गलत है? कर्नेल, तो ऑप्शन डी ये ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता और प्रचालन प्रणाली के बीच एक अंतराफलन उपलब्ध करवाता है, तो ये गलत है। तो ये आपको इतने लंबे लंबे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने लंबे क्वेश्चन नहीं आने वाले। ये कंप्यूटर ऑपरेटर का क्वेश्चन था, तो इस वजह से इसमें इतने लंबे पूछे गए हैं। वीडियो में इतने बड़े नहीं आने वाले, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो सी जो है प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो ए एट द रेट ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, बाकी सब प्रोग्रामिंग भाषा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा का प्रकार है? तो कोबोल जो है कंप्यूटर भाषा का प्रकार है। कंपाइलर क्या है? तो ऑप्शन डी कंपाइलर क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर का भाग है, हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम है। तो उपयुक्त सभी कंपाइलर के कई काम होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो ऑप्शन सी फोरट्रैन जो है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ठीक है, आगे देखते हैं, एस एस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एम एस वर्ड होता है, एक्सेल होता है, तो वैसे ही ये भी एस एस वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे देखते हैं, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इसमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? तो डी डिस्क वायरस जो है वायरस नहीं है, बाकी सभी वायरस है। ठीक है, आगे देखते हैं, कंप्यूटर वायरस है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? तो ऑप्शन ए ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। आपने देखा होगा कंप्यूटर में या मोबाइल में वायरस आ जाता है तो कई सारे डुप्लीकेट फाइल बन जाते हैं, तो बस वही जो है कंप्यूटर वायरस है या मोबाइल वायरस, जो भी कहना चाहें। वायरस का पूर्ण रूप पूछा जा सकता है, तो लिखा हुआ है विटॉल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आपको ज़्यादा समझना भी नहीं है, आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से रट लेना है, थोड़ी थोड़ी इनकी व्याख्या वीडियो को रोक कर पढ़ लेनी है। और जो भी क्वेश्चन, जो भी बुक आप पढ़ रहे होंगे उसमें कंप्यूटर के थोड़े थोड़े भाग दिए रहते हैं, उन्हीं को पढ़ लेना है, क्योंकि कंप्यूटर से क्वेश्चन आपके ज़्यादा डीपली नहीं पूछे जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा पढ़िए, 100 क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एस सी के ही आयोग द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, और आप इनसे पढ़िए। आप दूसरी हल्के फुल्की बुक से पढ़ लीजिए, इसके अलावा कंप्यूटर पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।